हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था हमारा, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। उसके अंतर्गत हम प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे या पूर्व निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। हम जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ लिया, जो हमारे पुष्प की संरचना से जो हमारे पुष्पिंग संरचना में देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमारी ये बाहर के फोर थे ये हमारे बाहरी चक्र थे, और जो अंदर के दो थे ये हमारे आंतरिक चक्र थे। बाहरी चक्र में हमारे बाह्य दल और दल पुंज आते हैं, और आंतरिक चक्र में हमारे पुंकेसर एवं स्त्री केसर आते हैं। पुंकेसर पुंकेसर जो हमारे होते हैं, पुंकेसर के समूहों को हम पुमंग कहते हैं, और जयांग जो स्त्री केसर के समूहों को हम जयांग कहते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। अब इसके एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं मादा जननांग, जो कि निषेचन के समय भाग लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। तो हम सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे मादा जननांग के बारे में। तो मादा जननांग जो होता है हमारा, वो कहीं स्त्री केसर होता है। जो स्त्री केसर फूल का जो स्त्री केसर पार्ट है वो हमारा मादा जननांग होता है। स्त्री केसर के समूह को हम जयांग कहते हैं। मैंने बताया अभी भी कि स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। तो हम इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं, स्त्री केसर की संरचना के बारे में। तो जो हमारा स्त्री केसर है, इसका ऊपरी जो भाग होता है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और जो बीच का डंठल नुमा भाग होता है इसे हम वर्तिका कहते हैं। और जब इसका जो ये फूला हुआ भाग होता है, उभरा फूला हुआ भाग, इसे हम अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय में ही एक प्लेसेंटा के द्वारा महाबीजाणुध्वनि, जिसे हम गृह बीजाणुध्वनि या मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, ये जुड़ा हुआ होता है, जो कि बीजांड या भ्रूणकोश बनाने में भ्रूणकोश के निर्माण में सहायक होता है। तो आगे हम देख लेते हैं और आगे कि जो इसे हम इसे स्त्री केसर को जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, जो हमारा महाबीजाणुध्वनि है जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, उसे हम सूक्ष्मदर्शी से जब देखते हैं तो इसका आकार कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये हमारा जो है ये प्लेसेंटा वाला पार्ट है, ये प्लेसेंटा वाला पार्ट है। लेकिन जब इसे हम देखते हैं एक एक करके, हम इसके बारे में देख लेते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में, कि जो प्रत्येक परिपक्व बीजांड होता है वो बीजांडाशन या प्लेसेंटा के साथ एक डंठल अथवा बीजांड ग्रंथ द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम इसे बीजांड ग्रंथ फ्यूनिक या फिर प्लेसेंटा को भी बोलते हैं। तो ये बोल सकते हैं इसके द्वारा यह जुड़ा हुआ होता है। वह स्थान जहाँ पर बीजांड ग्रंथ से जुड़ता है उसे नाभिका कहलाता है, जिसे हीलियम कहते हैं। जहाँ पर ये जुड़ता है इस वाले पार्ट को, इसे हम नाभिका या हीलियम कहते हैं। बीजांड काय प्रायः दो आवरणों से घिरा, जो हमारा बीजांड काय होता है ये हमारा दो आवरणों से ढका हुआ होता है, जैसे ये पहला आवरण, ये दूसरा आवरण, ये। और जो इसके बीच का पार्ट होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, जो हमारा ये बीच का खुला हुआ पार्ट होता है बीजांड द्वार। तथा जो ये बीजांड अध्यावरण होता है, अध्यावरण जहाँ से निकले होते हैं उसे हम चलाजा या फिर निभागीय पोर कहते हैं। जो हमारा जो बीच में निकला होता है उसे हम चलाजा या फिर निभागीय द्वार कहते हैं। इन अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरणों के मिलने के स्थान पर जगह रह जाती है, जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार कहते हैं। निभाग कहते हैं। परिपक्व बीजांड में बीजांड द्वार की ओर एक बड़ी कोशिका होती है। जो हमारा परिपक्व बीजांड काय होता है, इसमें निभाग की ओर, खुले हुए भाग की ओर एक बड़ी कोशिका होती है, जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। जो हमें ये बीज की वाली कोशिका होती है, इसी से भ्रूणकोश का निर्माण, इसे हम भ्रूणकोश कहते हैं या बीजांड काय कहते हैं। तो जो हमारा भ्रूणकोश से जो ये वाला भ्रूणकोश, इससे भ्रूण का निर्माण होता है, यह बीजांड का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो हमारा बीजांड का यह है, यह भ्रूणकोश का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो आगे हम जो भ्रूणकोश होते हैं या हमारा जो बीजांड है, बीजांड को हम इसकी अध्यावरण के आधार पर देखते हैं। तो जो हमारा बीजांड क्या होता है, अध्यावरण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। बीजांड जो होता है एक आवरण के साथ यूनिटेगमी कहलाता है। जो बीजांड 2 आवरण से ढके हुए होते हैं उन्हें हम बाईटेगमी कहते हैं। जो बिना आवरण के बीजांड जो होता है, जिस पर कोई आवरण ही नहीं होता है, वो जो एक तरह से है कि नग्न होता है, नग्न अवस्था में होता है, उसे एंटेगमी कहते हैं। एंटेगमी जो हमारे बीजांड ये आवरण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला यूनिटेगमी, दूसरा बाईटेगमी, तीसरा एंटेगमी। और फिर हम उसके बीजांडाशन या बीजांड ग्रंथ के आधार पर हम देखते हैं। तो बीजांड जो होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा बीजांड है आर्थोट्रोफिस, जो कि सीधा होता है। पेपर में प्रश्न बन जाता है हमारा यहाँ से कि जो हमारे सीधा बीजांड होता है वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम आर्थोट्रोफिस कहते हैं। तो जो उल्टा बीजांड होता है उसे हम इनोट्रोपस कहते हैं। तीसरा हमारा है कैम्पाइलोट्रोपस, जिसे हम मुड़ा हुआ आकार का होता है। और चौथा हमारा है एम्फीट्रोपस, जो कि घोड़े के नाल के आकार का होता है।
पांचवा है हमारा हेमीट्रोपस, जो कि 90 डिग्री घुमा हुआ होता है। आपने देखा हो कि 90 डिग्री घुमा हुआ होता है, फिगर दिखाया तो मैंने फिगर यहाँ पर नहीं लगाया है। और छठा हमारा है सर्किट्रोपस, जो कि 360 डिग्री जस्ट जगह से दिख जाएगा कि जहाँ पर था वहाँ पर या जस्ट अपोजिट हो जाता है सर्किट्रोपस जो हमारा होता है। आगे हम देख लेते हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो जो हमारा गुरु बीजाणु जनन है, इसमें अंडाशय में बीजांडेशन से बनने वाली संरचना बीजांडकाय कहलाती है। जो हमारा अंडाशय में बीजांडेशन प्लेसेंटा है से बनने वाली संरचना बीजांडकाय कहलाती है। प्रत्येक बीजांडकाय न्यूक्लियस में प्राय एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। यह कोशिका द्विगुणित होती है तथा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो आगे हम इसके प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, जो हमारी इसकी प्रक्रिया है कि कैसे ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो प्रोसेस जब देखते हैं तो जो हमारा पहला है, यहाँ से देखते हैं कि जो हमारी पहली गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, यह अर्धसूत्री विभाजन के कारण 2 भागों में टूट जाती है। ये 2 अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुरु बीजाणु द्वितीयक संरचना का निर्माण कर लेती है। फिर आगे फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह 4 के फॉर्म में टूट जाती है और चतुष्क का निर्माण कर लेती है, जिसमें से जो ऊपर के 3 हमारे गुरु बीजाणु हैं, यह सूखकर असक्रिय हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है, एक तरह से ये निष्क्रिय हो जाते हैं। जो हमारा नीचे लास्ट वाला एक बचता है, ये क्रियाशील रहता है। ये क्रियाशील रहता है और क्रियाशील रहने का यह मोनोस्पोरिक विकास के द्वारा क्रियाशील जो हमारे चतुष्क में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है जो क्रियाशील होती है, वो मोनोस्पोरिक विकास के कारण यह कोशिका जो कार्यशील कोशिका जो गुरु बीजाणु आगे भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। मोनोस क्वेश्चन बन जाता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु है वह युग्मकोद्भिद का विकास करता है, तो मोनोस्पोरिक विकास के कारण। यह आप लोग याद रखेंगे। और आगे हम देख लेते हैं कि गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया यहाँ से समाप्त होती है और आगे हम देखते हैं कि गुरु युग्मक जनन तथा भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो इसके बारे में जब हम देखते हैं तो इसका हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि जो हमारा कार्यरत बीजाणु बनता है, हमने पीछे देखा जो कार्यरत बीजाणु एक बचता है, वो कार्यरत बीजाणु में सूत्री विभाजन, जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, उसके फलस्वरूप दो केंद्रक 2 से 4 में टूटते, 4 से 8 में टूटकर बनते हैं। इनके चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्रित रह जाता है। भ्रूणकोश के 8 केंद्रकों में से 4 एक सिरे पर तथा 4 दूसरे सिरे पर चले जाते हैं। भ्रूणकोश धीरे धीरे आकार में बढ़ता है, दोनों सिरों से एक एक करके ध्रुवीय केंद्रक की ओर आते हैं। इनके बीच में आकार जुड़ने के कारण द्वितीय केंद्रक बनता है। बीजांडद्वार की ओर 3 केंद्रकों के समूह को अंड उपकरण कहते हैं तथा निभाग की तरफ 3 केंद्रकों को प्रतिविन्यास कहते हैं। जो ऊपर की तरफ होते हैं उन्हें अंड उपकरण कहते हैं और नीचे की तरफ जो होते हैं उन्हें प्रतिविन्यास या एंटीपोडल सेल कहते हैं। और बीच में हमारे जो होते हैं दो बीज, उसे हम 2 ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। अंड उपकरण के बीच की कोशिका अंड कोशिका कहलाती है तथा 2 अन्य कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका कहते हैं। सहायक कोशिकाएं जो हमारी होती हैं वो जनन में या फिर निषेचन में भाग लेती हैं। तो आगे हम इस प्रकार की जिस प्रकार से निर्मित हमारा भ्रूणकोश होता है उसे हम पॉलीगोनम टाइप भ्रूणकोश कहते हैं, जो कि भ्रूणकोश ही मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो आगे हम देखते हैं इसके प्रक्रिया के बारे में या प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि कैसे इसका निर्माण होता है। तो जब इसका निर्माण देखते हैं तो हमारा मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा गुरु बीजाणु जनन है, जो हमारा पिछले क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन था, यह गुरु बीजाणु जनन जो हमारा है समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक में टूट जाता है, जिसे हम द्विकेंद्रकीय भ्रूणकोश कहते हैं। फिर आगे फिर से जो हमारा दूसरा स्टेप है, इसमें जो हमारे 2 केंद्रकीय भ्रूणकोश बने थे ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर जब इसका तीसरे स्टेप में इसका समसूत्री विभाजन होता है तो यह 2 से 4 के फॉर्म में टूट जाते हैं। 4 के फॉर्म में टूटने के पश्चात उसके बाद हमारे चौथे स्टेप में भी समसूत्री विभाजन के द्वारा यह 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण कर लेता है, जिसमें 5वें स्टेप में जब हमारी इसकी शिफ्टिंग होती है, केंद्रक की जो शिफ्टिंग होती है, इसमें 3 केंद्रक तो हमारे ऊपर की तरफ चले जाते हैं और 3 हमारे नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिसमें हमारे 2 बचते हैं बीच में। जब 2 बीच में बनते हैं, जो हमारे ऊपर 3 हैं और नीचे 3 हैं, इनके ऊपर कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है। कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है और बीच में जो हमारे 2 रह जाते हैं
वो हमारे दो ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं, जो कि एक बड़ी कोशिका के अंदर होते हैं। और जो हमारे ऊपर 3 होते हैं, इसे 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका होती है। यह हमारी निषेचन में भाग लेती है। और नीचे हमारी 3 प्रतिव्यासांद जो हमारी एंटीपोडल सेल्स हैं, ये हमारी जर्म सेल्स होती हैं। यहाँ पर जब ऊपर हम देख लेते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पर हमारी छोटा सा पॉइंट बनता है, यहाँ तंतु में समुच्च बनता है, जिसके कारण पौधा अंकुरित होता है। अगर हम इसे बोते हैं तो पौधा अंकुरित होता है। यहाँ से हमारा 8 केंद्रीय भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। और आगे हम इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो यह इसके बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जाती है, यहाँ पूरा पूरा प्रोसेस जो हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब यह एक परिपक्व जो हमारा था, एक परिपक्व गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है। तो जब उसका हम फिगर एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा फिर से देखते हैं, तो यह देखिए 8 के फॉर्म में 8 केंद्र की ये संरचना हमारी बन चुकी है। हमारी यहाँ से 8 केंद्र की संरचना का निर्माण हो चुका है। ये परिपक्व गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन चुकी है। देखिए दो ऊपर सहायक कोशिकाएं हैं और एक हमारी अंड कोशिका है। और यहाँ पर देखिए बीजांड द्वार, बाह्य आवरण, अंतःआवरण, भ्रूकोश, मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो चुका है, जो कि बीजांड काय के अंदर। जो हमारी बड़ी सेल थी, ये वही सेल है जो बड़ी होकर एक परिपक्व रूप में हो गई है। और नीचे हमारी 3 सेल होती है, जिसे एंटीपोडल सेल हम कहते हैं। और नीचे हमारा ये चलाजा वाला पार्ट होता है, इसमें दो ध्रुवीय केंद्रक होता है और सहायक कोशिका के अंदर हाइलम पाया जाता है। फ्यूनिक, जिसे हम पहले प्लेसेंटा कहते थे, अपरा कहते थे, ये हमारा पाया जाता है। और इसमें 8 कभी बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा परिपक्व गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें कितने केंद्रक एवं कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें हमारे 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। तो आगे हम यहाँ से देख लेते हैं, एक हमारा यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन भी रहेगा कि परिपक्व गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कितनी कोशिकाएं होती हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो आज के वीडियो में हमारा जो है गुरु बीजाणु जनन जो हमारा है कि जो हमारी महाबीजाणु ध्वनि या फिर हमारा कहा जाए कि गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है, यह पूर्ण होती है। और अगली वीडियो में हम नर जननांग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पुंकेसर है। पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लघु बीजाणु जनन का निर्माण कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये इसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम प्रत्येक वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।